प्यारे बच्चों, मैं सतीश चंद्र सोनी अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा नया विषय है वाक्य। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है वाक्य। वाक्य को अंग्रेजी शब्द में सेंटेंस कहते हैं, आप सभी को मालूम है। आज हम वाक्य के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी हासिल करेंगे। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है और वाक्य की क्या विशेषताएं होती है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे आपस की बोलचाल की भाषा हो या किसी लेखन क्रिया की भाषा हो, या लिखने का कार्य किया जा रहा हो या बोलने का काम किया जा रहा हो, जब हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन भाषाओं के अंदर वाक्यों का समावेश होता है। आप सभी को मालूम है कि बिना वाक्य के हम किसी भी भाषा को बोल नहीं सकते। हम बिना वाक्य के हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर नहीं सकते, चाहे लेखन क्रिया हो और चाहे आपस में बोलने की भाषा हो। तो आज हम इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर कुछ विशेष जानकारी हासिल करेंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा का सफर, हम ये कह सकते हैं कि भाषा का सफर वर्ण से शुरू होती है और वाक्यों तक चलती है। तभी हम उस भाषा को सही तरीके से बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आप वर्ण के बारे में जानते ही हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या और व्यंजन वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। तो उन वर्णों के आपसी मेल से हम शब्द का निर्माण कर लेते हैं और शब्द के आपसी मेल से हम वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्रमबद्ध क्रियाओं के द्वारा हम भाषा को बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पहले वर्णों के आधार पर शब्द निर्माण को करते हैं। जैसे ता प्लस मा प्लस ला, ये तीन व्यंजन वर्ण हैं। इन वर्णों को हम आपस में मिलाए तो हमें एक शब्द मिलता है। वो शब्द क्या मिलता है? कमल। कमल शब्द मिलता है। तीन व्यंजन वर्णों को आपस में मेल करने से कमल शब्द बना। इसी प्रकार इसी क्रम में शब्दों के आपसी मेल से हम वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। चलिए करके देखते हैं। रहा है वह मुझे फोन कई दिनों से, ये हमारे शब्दों के आधार पर वाक्य रचना है। देखना यह है कि जिस प्रकार से हमने वर्णों को आपस में मिलाकर के शब्द की रचना की, उसी प्रकार से हमने शब्दों को आपस में मिलाकर के एक वाक्य की रचना की। लेकिन सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम शब्दों को आपस में संग्रह कर देने से वाक्य रचना हमारी सही है या गलत है, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो व्याकरण के आधार पर इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा लिखा हुआ है, व्याकरण के नियमों के अनुसार
व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किए गए शब्दों के सार्थक समूह से बनी रचना को वाक्य कहते हैं। हमने शब्दों के समूह को तो बना दिया, लेकिन हमारा जो वाक्य है वह सही नहीं है, क्योंकि उस वाक्य से एक सही अर्थ नहीं निकल पा रहा है। रहा है वह मुझे फोन कई दिनों से, इसमें कई शब्द आपस में दिख रहे हैं। रहा, वह, मुझे, फोन, कई दिनों से। तो शब्दों के संग्रह से हमने जिस वाक्य को बनाया है वह वाक्य जो है सही नहीं है। परिभाषा में क्या बोलता है व्याकरण, कि व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किए गए शब्दों के सार्थक समूह से बनी रचना को वाक्य कहते हैं। हमारा वाक्य तभी सही होगा जब हमारा शब्दों का क्रम व्यवस्थित तरीके से संग्रहित होगा। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम एक दूसरा वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए, वह मुझे कई दिनों से फोन कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर बनाए गए वाक्य के निर्माण के आधार पर उन्हीं शब्दों के द्वारा हमने एक और नया वाक्य बनाया है जो नीचे लिखा हुआ है। शब्द वही हैं जो ऊपर के वाक्य में है, लेकिन नीचे वाले वाक्य को बनाने में हमने उन शब्दों को व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध रूप में रखा है व्याकरण के आधार पर। इसलिए नीचे वाला जो वाक्य है वह वाक्य हमारा एक सार्थक अर्थ स्पष्ट करता है, क्योंकि जो शब्दों का क्रम है वह व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि शब्दों के सही क्रम के द्वारा ही हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम शब्दों का सही क्रम नहीं रखेंगे तो हमारा वाक्य का निर्माण जो है वह गलत होगा। जैसे हिंदी वाक्य में रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सभी का क्रम हमको सही तरीके से रखना होगा। जैसे इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है। इस प्रकार से हमें इन सभी बातों का विशेष ध्यान देना होगा। कर्ता, क्रिया और कर्म, इसका क्रम कैसे होगा? कर्ता, क्रिया और कर्म, ये वाक्य निर्माण का एक सही क्रम है। व्याकरण के आधार पर यदि हम इस आधार पर शब्दों के क्रम को व्यवस्थित करते हैं तो हमारा वाक्य निर्माण सही तरीके से होगा। आगे देखते हैं। आगे है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो प्रकार के अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य की परिभाषा क्या होती है? वाक्य की क्रिया के कर्ता, वाक्य की क्रिया के कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य की क्रिया का कर्ता कौन होगा? जैसे हमने लिखा अमन सड़क पर दौड़ रहा है। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? किसी भी वाक्य के क्रिया के कर्ता
किसी भी वाक्य के क्रिया का कर्ता। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ने की। और कर्ता कौन है? अमन। अमन जो है वह कार्य को करने वाला व्यक्ति है। किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। और कर्ता का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य को अंग्रेजी शब्द में सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में अमन जो है दौड़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन दौड़ने की क्रिया अमन के द्वारा हो रही है। इसलिए अमन हमारा क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य है, करता है। इसके बाद जो हमारे वाक्य में शब्द बच जाते हैं वो हमारा विधेय कहलाता है। विधेय की परिभाषा क्या होती है? कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताने का कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। इसमें क्या बताने का काम हो रहा है? दौड़ने का। इसमें क्रिया क्या दिख रही है? दौड़ने की। तो अमन के द्वारा दौड़ने की क्रिया की जा रही है, तो अमन हमारा उद्देश्य हो गया और दौड़ने की क्रिया जो बताई जा रही है वो हमारा विधेय हो गया। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद सामान्यतः 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठवां है संकेतवाचक और सातवां है संदेहवाचक और अंत में विस्मयवाचक। इस प्रकार से वाक्य के भेद जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं और ये भेद जो होते हैं हमारे वाक्यों के या हमारे भाषा के मुख्य आधार होते हैं। जैसे वाक्य के 8 भेद होते हैं और इन 8 भेदों के वाक्य का रचना करके मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि वो भेद किस तरह के होते हैं और कैसा होता है। तो जैसे विधानवाचक क्या है? साधारण वाक्य, अमन, आम, खा रहा है, एक साधारण वाक्य है विधानवाचक। अमन आम खा रहा है, यह एक साधारण वाक्य है। इसी को हम यदि परिवर्तित कर दें निषेधवाचक में तो कैसा हमारा वाक्य होगा? अमन आम नहीं खा रहा है, निषेधवाचक हो गया। नहीं लग गया इसमें, किसी भी क्रिया को मना करना, निषेधवाचक। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या अमन आम खा रहा है? प्रश्नवाचक। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। यदि ये शब्द किसी भी वाक्य में लग जाते हैं तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। इसके बाद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक यानी किसी को आदेश देना। जैसे अमन तुम आम खाओ। अमन तुम आम खाओ, ये एक आज्ञावाचक वाक्य होता है।
जिसमें आदेश दिया जाता है। फिर उसके बाद इच्छावाचक। इच्छावाचक में अमन, आम खाया। अमन की इच्छा इसमें जाहिर होती है कि उसने आम खाया। संकेतवाचक में क्या होगा? संकेतवाचक में संकेतवाचक में संकेत करना, किसी चीज के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए कुछ संकेत करना। जैसे अमन वह आम खाओ, तो इसमें संकेत वह आम खाओ, सांकेतिक भाषा। फिर उसके बाद है संदेह। अरे अमन आम खाया, क्या है? अरे अमन आम खाया। इसमें संदेह प्रकट करना या चौंकना, इस वाक्य में संदेह जाहिर होता है, इसलिए संदेहवाचक। फिर अंत में है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में भी देखें तो विस्मय उत्पन्न होता है कि अरे अमन आम खा लेता है, अरे अमन आम को कैसे खा लेता है। विस्मय के साथ प्रश्नवाचक, निषेधात्मक के साथ प्रश्नवाचक, साधारण को प्रश्नवाचक में बदलना। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे वाक्य के भेद होते हैं और इन वाक्य के भेदों को हम अक्सर जब लेखन क्रिया में प्रयोग करते हैं या अपने भाषा में बोलने में प्रयोग करते हैं तो हमारा वह भाषा और लेखन क्रिया स्पष्ट होती है। इसी प्रकार से वाक्य के प्रकार भी होते हैं। जैसे वाक्य के प्रकार में देखें तो जैसे सरल एवं साधारण वाक्य। सरल वाक्य होता है जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि लता एक करता है, लता भजन गा रही है, गाने की क्रिया है। यह एक साधारण वाक्य है। लता के द्वारा गाने की क्रिया हो रही है और हमारा कर्म क्या है? भजन। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये एक साधारण वाक्य है। इसी में यदि हम इसको निषेधात्मक में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार होता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सरल वाक्य है। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो वाक्य होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे सूर्य का उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों का मिश्रण है। ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया। इन दोनों वाक्य को आपस में कौन जोड़ता है? और। तो
दो वाक्यों के आपसी मेल को संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रीमा ने कहा कि वह कल इंदौर जाएगी। ये एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में आपस में दो प्रकार के वाक्यों का मिश्रण होता है और पहले वाले वाक्य के आधार पर दूसरे वाक्य का निर्माण होता है। इसमें लिखा रीमा ने कहा कि वह कल इंदौर जाएगी। इसमें दोनों वाक्यों को आपस में मिश्रित किया गया है और एक सार्थक अर्थ निकाला गया है। इसी प्रकार से वाक्यों के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यदि आप लोगों के पास व्याकरण की पुस्तक है तो आप वाक्य रचना को एक बार फिर से घर में देखें और इस प्रकार के वाक्य रचनाओं के आधार पर एक नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसको फिर से एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करें और उसके बाद फिर उस यदि नोट्स को बना के रखते हैं तो फिर आप उसे दिखा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वाक्य का जो हमारा विषय था आप लोगों के समझ में आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।